हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 29 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हो, जिसमें कि आज हम कवर करेंगे जीके जीएस एवं हिंदी के प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम लेवल के होंगे, अच्छे प्रश्न होंगे, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट में आप कॉमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा आप कितना इनमें से जो है अटेम्प्ट कर पाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, नवरात्रि में कौन सा समास है? तो बताइए कि नवरात्रि में कौन सा समास है। तो नवरात्रि की अगर हम बात करें नवरात्रि में कौन सा समास है, तो नवरात्रि में आपका हो जाएगा दीर्घ समास। क्योंकि किसी भी शब्द में अगर आपको या फर्स्ट में अगर पता चल रहा है कि वहाँ पर अगर संख्या का बोध है, नवरात्रि का मतलब होता है 9, तो 9 का मतलब नव का मतलब हो गया 9। अगर संख्या का कहीं भी बोध है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दीर्घ समास है। संख्या पूर्व दीर्घ होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा। किसी भी वर्ड में अगर पहले वर्ड में अगर आपको पता चल रहा है कि संख्या का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीर्घ समास हो जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। कांटा बोना का अर्थ क्या है? तो बताइए कि कांटा बोना का अर्थ क्या होता है। तो कांटा बोना का अर्थ मतलब होता है हानि पहुंचाना। हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न जो है आज हिंदी के मैंने इंक्लूड कर दिया, तो हिंदी के प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं लगभग 9 से 10 प्रश्न। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर कांटा बोना का अर्थ होता है हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो बताइए तत्सम कौन सा शब्द है। एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। तो तत्सम उसको हम कहेंगे जिसका कि संस्कृत से जो है हूबहू जो है प्रयोग किया जाता है किसमें, हिंदी में, तो उसको हम लोग तत्सम कहेंगे। और जिसका संस्कृत से जिसका परिवर्तित रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसको हम तद्भव कहते हैं। तो तत्सम इसमें से आपको यहाँ पर बताना है कि तत्सम कौन सा शब्द हो जाएगा। तो तत्सम या करुण हो जाएगा। करुण कौन सा शब्द है? तो तत्सम। करुण का मतलब यानी कि करुण का जो मीनिंग होता है, वर्ड जो होता है, ये इसका जो प्रयोग किया जाता है संस्कृत में वही इसका किया जाता है हिंदी में, इसलिए इसको हम तत्सम कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 4 नंबर आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको बताना कि देव भाषा किसे कहते हैं। तो बताइए कि देव भाषा किसको कहा जाता है, हिंदी को या मराठी को या संस्कृत या पंजाबी को कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संस्कृत को देव भाषा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। आप भला दुनिया भली आप सर्वनाम का उदाहरण है। तो बताइए कि आप जो ये किस प्रकार का विशेषण क्रियावाचक सर्वनाम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये अगर हम बात करें कि आप भला तो दुनिया भरा, आप सर्वनाम जो है किस प्रकार का, यहाँ पर जो है ये सर्वनाम का उदाहरण ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये निजवाचक हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट किसी के बारे में यानी आपके बारे में ये कहा जा रहा है, यानी किसी के बारे में कहा जा रहा है, तो किसी के लिए ये निजवाचक हो जाएगा। तो यानी आप भला तो दुनिया भला, आप में क्या है, तो आप यानी किसी को डायरेक्ट कहा जा रहा है यानी निजवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। मेघ के समान गर्जन करने वाले को क्या कहा जाता है। तो बताइए कि मेघ के समान जो गर्जन करने वाले होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको मेघानंद के नाम से जानते हैं, किसको? मेघनाथ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। तो कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है शिकायत करना। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। शिकायत करने का मतलब क्या होता है कि कान भरना, इसका मुहावरा में मीनिंग होता है। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। नवगरा कौन सा समास है। तो नवगरा इसमें भी देखिए संख्या का बोध हो रहा है, तो संख्या का जिसमें भी बोध होगा उसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ समास। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है बताइए। तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन है इसको हमें यहाँ पर बताना है। तो गीत गोविंद की अगर हम बात करें कि रचनाकार कौन है तो ये हो जाए जयदेव। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा कि गीत गोविंद के रचनाकार है। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। गम शब्द किस भाषा का है। तो बताइए कि गम शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है। तो गम शब्द की अगर हम बात करें तो ये संस्कृत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए पर किससे लिया गया है, ये संस्कृत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर, यहाँ से आपका जो है जीके जीएस का प्रश्न अब चालू होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था। तो बताइए कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर केसरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि केसरी जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से जो है समाचार पत्र आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। अगर हम यही इसके अलावा और अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर के द्वारा 1893 में, कब 1893 में गणेश उत्सव एवं जो है 1895 की अगर हम बात करें तो 1895 में जो है शिवाजी उत्सव को मनाया जाने का प्रारंभ किया है किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इसको भी यहाँ पर आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन है बताइए।
तो आपको यहाँ पर बताना हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हरिजन समाज पत्र के जो संपादक है ये महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर सी इस मसले से हो जाएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा 11 फरवरी कब 11 फरवरी 1933 को जो है 11 फरवरी 1933 को जो है भरदा जेल में, कहाँ पर, तो ये जो है भरदा जेल में जो है, इसको भरदा जेल कहाँ पर है, तो ये पुणे में महाराष्ट्र में, जहाँ पर कि ये महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन समाज पत्र का जो है ये संपादन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, बताइए। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है इसको किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है जस्टिस रनाडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इस के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। अच्छा, कब किया गया था, तो 1884 में किया गया था जस्टिस रनाडे के द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो बताइए कि महात्मा गांधी जो है ये किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी जो है ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जो है इसके द्वारा जो है भारत लौटे गए थे। कब, तो 1915 में। अच्छा, एक्यूरेट की अगर हम बात करें तो कब, तो ये हो जाएगा आपका 9 जनवरी 1915। कब हो जाएगा, 9 जनवरी 1915 को जो है ये भारत लौटे। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो है लगभग 22 वर्ष जो है ये दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। और गांधी जी जो है सत्य एवं अहिंसा को जो है, अहिंसा का जो है इनके द्वारा पालन किया जाता था, सत्य और अहिंसा का। गांधी जी का मानना था कि सत्य और अहिंसा जो है ये कायरों का रास्ता, ये कायरों का मार्ग नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो गांधी जी जो अपने राजनीतिक गुरु मानते थे ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था। तो बताइए कि किसने जो 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये CR दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन किया गया, किसके द्वारा, तो ये जो है CR दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और 1920 में जो अधिवेशन हुआ था ये कोलकाता अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 1920 में हुआ था। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग का त्रासदी कब हुई थी, तो बताइए कि जलियांवाला बाग का त्रासदी, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसमें जो गोली चलाने के जो आदेश दिया गया था, ये जलियांवाला बाग का जो कैंपस था इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया गया था, ये जो है गोली चलाने का आदेश जो दिया गया था ये जनरल ओडायर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, ये भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल ओडायर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये हुआ कब था, तो 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। गणेश महोत्सव का आरंभ किसने किया था, तो यहाँ पर आपको बताना है कि गणेश महोत्सव जो है ये किसके द्वारा आरंभ किया था। अभी तुरंत मैंने बताया कि गणेश महोत्सव जो है ये किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो ये लोकमान्य तिलक के द्वारा। किसके द्वारा, लोकमान्य तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर हो जाएगा कि लोकमान्य तिलक के द्वारा जो गणेश उत्सव का जो है ये आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि, तो बताइए कि होम रूल आंदोलन के भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि, तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो है होम रूल आंदोलन जो भारत का जो चला था स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का घोतक था क्योंकि, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो ऑप्शन नंबर इस यहाँ पर से हो जाएगा। इनमें से देश के क्या था कि इसने जो है देश के सामने शासन की एक ठोस योजना रखे थे। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला लिया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना, मिला लिया गया था। कब मिला लिया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला लिया गया था। ये कब में मिला लिया गया था, तो ये आपको यहाँ पर बताना कि एनी बेसेंट के द्वारा जो बनाया गया था रूल जो बनाया गया था, तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा जो हम रूल बनाए गए थे ये दोनों को एक में मिला लिया गया था। ये कब मिला लिया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है 1918 में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 5 के लिए यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो बताइए पूना पैक्ट पर जो हस्ताक्षर किए गए थे ये किनके बीच किया गया था। तो पूना पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये गांधी एवं अंबेडकर के बीच जो है हस्ताक्षर किए गए थे। अच्छा, कब किया गया था, तो ये जो है गांधी और ये जो है अंबेडकर के बीच जो ये किया गया था, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच जो किया गया था ये पूना पैक्ट का जो हस्ताक्षर किया गया था
26 सितंबर 1932 को कब किया गया था? ये 26 सितंबर 1932 को किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि 26 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट पर जो है गांधी एवं अंबेडकर के बीच जो है इन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो बताइए कि महात्मा गांधी को जो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया था ये किसके द्वारा कहा गया था? तो महात्मा गांधी की अगर बात करें सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसके द्वारा, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहे गए थे। और तथा इसके अलावा अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी को जो रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि टैगोर की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी को अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तथा महात्मा गांधी की अगर हम बात करें कि राष्ट्र जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो उपाधि दिया गया था, महात्मा का जो उपाधि दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। और ये कब दिया गया? जब चंपारण सत्याग्रह 1917 में हो रहा था, तो उसी टाइम जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया था। और इसके अलावा जो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो बताइए कि क्रिप्स मिशन जो है किस वर्ष भारत आया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो क्रिप्स मिशन जो है ये 1942 में भारत आए थे। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आए थे। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर किस नदी पर बसा है? तो बताइए कि श्रीनगर जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो श्रीनगर की अगर हम बात करें तो झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है ये जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर? तो ये जो है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसका जो उद्गम की अगर हम बात करें कि इसका जो उद्गम ये कहाँ पर हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के ये जो है वेरीनाग झील से होता है। कहाँ पर से? वेरीनाग यानी जम्मू कश्मीर में स्थित एक वेरीनाग झील है जहाँ से कि झेलम नदी का उद्गम होता है। और झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो श्रीनगर। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी कहाँ फैला हुआ है? तो ज्वालामुखी कहाँ फैला हुआ है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः जो है तरुणवलीय पर्वतों में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर को किन नहरों के द्वारा इंदिरा गांधी नहर को जो है किन नदियों के द्वारा पानी मिलता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों के द्वारा पानी मिलता है बताइए? तो इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें सतलुज एवं ब्यास नदी के द्वारा इनको पानी मिलता है। ऑप्शन नंबर एस के लिए पूछा। और भारत का अगर हम बात करें प्राचीनतम नहर कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सोन नहर। कौन सा हो जाएगा? ये सोन नहर जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम नहर है, ये भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर हो जाएगा। सतलुज और ब्यास नदी जो है इसमें से क्या होता है? इंदिरा गांधी नदी को जो है पानी मिलता है सतलुज और ब्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है? तो बताइए कि वन के आच्छादन को जो कम होने का कारण बन रहा है यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या हो सकता है? इसके लिए कृषि या वन निर्माण हो सकता है, ये बढ़ती आबादी, ये पर्यटन तीर्थ यात्रा हो सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका अगर मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बढ़ती आबादी हो जाएगी। बढ़ती आबादी के कारण ही कृषि का मांग जो है यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वनों का आच्छादन हो रहा है, वनों का नष्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि निर्माण उद्योग। तो निर्माण उद्योग जो बढ़ती जनसंख्या के कारण से ही होता है, और पर्यटन जो तीर्थ यात्रा है बढ़ती जनसंख्या के कारण से ही होता है। तो यहाँ पर सबसे सटीक जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर से हो जाएगा। बढ़ती हुई आबादी जो है वन आच्छादन के कम होने का कारण है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो बताइए कि शिव समुद्र जो है ये किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना कि सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु के वेग जो होते हैं ये एक साथ क्या बनाते हैं? तो ये जो है ये जो है आपका जलवायु बनाता है। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये जो है जलवायु बनाता है। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। भारत और तिब्बत के बीच कौन सा सीमा रेखा लगता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा लगता है। तो भारत और तिब्बत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैकमोहन रेखा लगता है, और भारत और चाइना के बीच भी मैकमोहन लगता है। ऑप्शन नंबर 30 के यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? तो बताइए कि भूमिगत जल का उपयोग जो ये भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किया जाता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो एक नंबर पर जो आता है ये आपका राजस्थान आता है। कौन सा आता है? राजस्थान आता है। अगर सेकंड पर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा आता है? तो यहाँ पर सेकंड पर महाराष्ट्र था, उसके बाद फिर आता है आपका यूपी आता है, यानी कि सॉरी यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश। फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा आपका राजस्थान, सेकंड पर मध्य प्रदेश, और उसके बाद आपका थर्ड पर हो जाएगा मध्य प्रदेश के बाद उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो बताइए कि पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन सा राज्य अग्रणी है, ये आपको यहाँ पर बताना चाहिए। तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर हो जाएगा कि तमिलनाडु जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस राज्य का जो स्त्री साक्षरता दर है ये सबसे कम अकॉर्डिंग 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ये बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार जो स्त्री साक्षरता दर जो है ये सबसे कम कहाँ का? तो ये बिहार का ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। सरकार ने कब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया? तो ये 10 अक्टूबर 2006 से। ऑप्शन नंबर एस के यहाँ पर हो जाएगा कि 10 अक्टूबर 2006 से जो है ये भारत सरकार के द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर किसी भी कारखाने या कंपनी में अगर लगाया जाता है उसके लिए जो है दंड अपराध है। ऑप्शन नंबर एस के यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। जनमत क्या है? तो बताइए कि जनमत जो है ये क्या है? तो जनमत की अगर हम बात करें तो जनमत जो ये संपूर्ण समाज में कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय है। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर से हो जाएगा, जिसको कि हम जनमत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो बताइए कि द्विदलीय पद्धति जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो द्विदलीय पद्धति की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका में पाई जाती है। अमेरिका में दो प्रकार के यहाँ पर जो है दल पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं रिपब्लिक दल पाए जाते हैं और दूसरा डेमोक्रेटिक दल पाए जाते हैं, जिसके कारण अमेरिका में द्विदलीय पद्धति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में कितने साल के लिए शासन किया था? यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आज़ादी के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने जो है ये कितने वर्ष तक, अगर इसकी बात करें कि ये जो है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ये भी पूछा जाता है और ये कितने दिनों तक इनके द्वारा शासन किया गया था? तो टोटल 49 वर्ष के लिए शासन किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। योजना का विषय किस सूची में आता है? तो एक होता है राज्य सूची, जिसमें कि सिर्फ राज्य यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ पर जो है शासन चलता है। दूसरा होता है केंद्र सूची, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पर शासन चलता है। एक होता है जिसमें कि दोनों का शासन चलता है, यानी दोनों का मन चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो योजना जो होता है इसमें ये जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट और तथा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें जो है दोनों का योगदान रहता है। तो ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में मोनो रेल चलाने वाला शहर कौन सा है? तो बताइए कि भारत में जो मोनो रेल चलाने वाले सर्वप्रथम शहर है ये कौन सा है? तो ये मुंबई है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए पर। अच्छा, कब चलाया गया था सर्वप्रथम? तो 2014 में यहाँ पर चलाया गया था मुंबई में मोनो रेल। और वही अगर हम रेल मेट्रो की अगर हम बात करें कि मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ पर चलाया गया था, तो ये कोलकाता में चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1984 में चलाया गया था। 1984 में जो है चलाया गया था। और सर्वप्रथम जो यहाँ पर चलाया गया था मुंबई में जो चलाया गया था, प्रथम रेल जो है यहाँ पर चलाया गया था, मोनो रेल जो चलाया गया था सर्वप्रथम मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर हो जाएगा। वही अगर मेट्रो की बात करें सर्वप्रथम ये कोलकाता में चलाया गया था। ये कब चलाया गया था? तो 1984 में चलाया गया था। इतने आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? तो बताइए कि यहाँ पर ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? तो ग्रीन बैंकिंग का मतलब होता है बैंकों द्वारा सिंचाई, सॉरी यहाँ पर देखिए, ग्रीन बैंकिंग का जो आपका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया था? तो बताइए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये कब आरंभ किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। तो बताइए कि एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का जो निर्माण होता है ये किसके द्वारा होता है? कृषि के द्वारा या उद्योग के द्वारा या सेवाओं के द्वारा? तो ये जो है एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का जो निर्माण होता है ये सेवाओं के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 30 के यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर में आपको यहाँ पर बताना, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिदिन
उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित, यहाँ पर प्रतिबिंब होगा, प्रतिदिन नहीं, यहाँ पर क्या होगा आपका प्रतिबिंब होगा कि डैश हमेशा होता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा हर कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वहाँ पर क्या होता है कि आभासी बनते हैं, और कोई भी प्रतिबिंब अगर आभासी बनेगा तो वो सीधा भी होगा और छोटा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि अवतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण के द्वारा आभासी और यहाँ पर देखिए काल्पनिक और जो है वास्तविक, यहाँ पर दोनों प्रकार के अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब वस्तु को हम ध्रुव यानी कि पोल और यहाँ पर अगर रखते हैं फोकस के बीच अगर रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और बाकी सारे कंडीशन में क्या होता है कि वास्तविक बनते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण के द्वारा क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा जो है यहाँ पर वास्तविक आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। पेरेन्काइमा एक ऊतक है जो भोजन को स्टोर करने में डैश की मदद करता है। तो पेरेन्काइमा जो है ये पेरेन्काइमा ये किस प्रकार के जो है किस प्रकार के यहाँ पर पशु में पाया जाता है, या पौधों में या पक्षियों में या मछलियों में पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है कि भोजन को स्टोर करता है। तो ये जो है पौधों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर से हो जाएगा कि पेरेन्काइमा एक ऊतक है जो भोजन को स्टोर करने में पौधों की मदद पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ की प्रति इकाई राशि में द्रव्यमान को उसका क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किसी पदार्थ की प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित जो होते हैं, प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित को हम क्या कहते हैं, घनत्व के नाम से। किसी पदार्थ की प्रति इकाई राशि में द्रव्यमान को उसका घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर वही अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो इसका हो जाएगा मास बटे वॉल्यूम होता है, ठीक है। और मास का क्या होता है कि केजी होता है, वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं तो मीटर क्यूब में। तो अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि घनत्व का ऐसा यूनिट क्या होता है तो केजी पर मीटर क्यूब होता है, तो इसको भी यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। तो बताइए कि आवर्त सारणी की जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इसको आवर्त कहा जाता है। और ऊर्ध्वाधर पंक्ति की अगर हम बात करें तो इनको यहाँ पर वर्ग कहा जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है, तो ये आवर्त कहा जाता है। और आप आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या है ये 7 है। उसके बाद अगर हम वर्ग की बात करें कि वर्ग कितने हैं तो यहाँ पर 18 है, ठीक है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें कितने आवर्त हैं, तो आवर्त की अगर हम बात करें तो ये 7 हो जाएगा, और वर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस पास के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बताइए कि पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक और टमाटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 पास के लिए यहाँ पर हो जाएगा। पालक और टमाटर में जो अम्ल पाए जाते हैं इसमें जो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ऑप्शन नंबर 20 पास के लिए यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पालक में कौन सा जो है यहाँ पर विटामिन पाया जाता है, पालक में क्या पाया जाता है, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है आपका, यानी कि पालक में क्या पाया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आयरन पाया जाता है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसके साथ विटामिन सी भी पाया जाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। कार्य करने की क्षमता किसमें मापी जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कार्य करने की क्षमता किसमें मापी जाती है। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग जूल में मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर 30 फंस के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व के सबसे छोटे कण कहलाते हैं। तो बताइए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले जो सबसे छोटे कण होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको परमाणु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। बस लास्ट यही प्रश्न था, 50 प्रश्न का डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।